नमो नमः विद्यार्थियों आज अपन पावर शेयरिंग अपना जो चैप्टर चल रहा था क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग अर्थात सत्ता की साझेदारी। इसमें हमने लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने ओवरव्यू और बेल्जियम एंड श्रीलंका इन दोनों टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया। आज अपन मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका में बहुसंख्यवाद इस टॉपिक को समझेंगे कि मेजोरिटेरियनिज्म पहले वर्ड जो है, पहले तो इसको ही समझेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म, बहुसंख्यवाद का क्या अर्थ है। ठीक है, सबसे पहले अपन इसको जानेंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका को समझेंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप लिंक और टेलीग्राम लिंक दे रखा है, उसको ज्वाइन कर लें ताकि नोट्स आपको वहाँ से मिल सके। ठीक है, अभी जाकर लाइक और सब्सक्राइब कर देना ताकि बाद में आप भूल जाते हो करना। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। Majoritarianism in Sri Lanka emerged as an independent country in 1948. सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। कैसा राष्ट्र बना? स्वतंत्र राष्ट्र बना, यानी वो खुद एक अपना राष्ट्र बन गया। The leaders of the Sinhal community sought to secure dominance over government by virtue of their majority। सिंहली समुदाय के नेताओं ने, यानी कि द लीडर्स ऑफ सिंहल कम्युनिटी, मैंने आपको कल क्या बताया था, कल वाले लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि श्रीलंका में दो ग्रुप्स हैं, पहला सिंहल कम्युनिटी और दूसरा तमिल कम्युनिटी। सिंहल कम्युनिटी संख्या में ज़्यादा है, नंबर्स में ज़्यादा है, तो वो चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है कि सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। सिंहली समुदाय के नेताओं ने, यानी जो सिंहली समुदाय के लीडर्स थे, उन्होंने अपनी बहुसंख्या के बल पर, बहुसंख्या यानी बहुत संख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा। शासन मतलब सरकार पर प्रभुत्व यानी अपना हक जमाना चाहा। एज अ रिजल्ट the democratically elected government adopted a series of majoritarian measures to establish सिंहल supremacy। इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंहली समुदाय की प्रभुता कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक परस्ती के तहत कई कदम उठाए। यहाँ आपको समझना पड़ेगा, मैंने एक हाईलाइट कर रखा है मेजोरिटेरियन, और इसको हिंदी में अपन कहते हैं बहुसंख्यक। क्या कहते हैं? बहुसंख्यक। इस शब्द का क्या अर्थ है? लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा कि लोकतंत्र मतलब डेमोक्रेसी एक सरकार का प्रकार होता है, जिसके अंदर जो सरकार होती है वो जनता के मतों के आधार पर तय होती है। ठीक है, पीपल जो होते हैं वो वोट देते हैं, वो जिस पार्टी को चाहे उस पार्टी को विजय बना सकते हैं। श्रीलंका में भी ऐसे ही हुआ। श्रीलंका में सिंहली कम्युनिटी के से बिलोंग रखने वाले बहुत सारे लोग थे, तो सिंहली एक राजनीतिक दल बना, यानी एक पार्टी बनी। ठीक है, और पार्टी बनी तो फिर सिंहली कम्युनिटी वालों ने अपने ही पार्टी के लोगों को वोट दिया और वो सरकार में आ गई, यानी गवर्नमेंट बन गई उनकी। ठीक है, इस तरीके से होता है मेजोरिटेरियन। इसको और थोड़े अच्छे तरीके से समझते हैं इस वर्ड को कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेजोरिटेरियन, तब आप थोड़ा और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। देखिए, मेजोरिटेरियनिज्म, और इसको हिंदी में कहते हैं बहुसंख्यवाद, अ बिलीफ दैट the majority community should be able to rule a country in whichever way it wants by disregarding the wishes and needs of the minority। मतलब यह मान्यता कि अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है, अगर कोई ग्रुप
बहुसंख्यक है यानी संख्या में ज़्यादा है, तो वह अपने मनचाहे ढंग से देश का शासन कर सकता है। वो जो चाहेगा वो वैसा शासन करेगा। और इसके लिए वह अल्पसंख्यक यानी जो माइनॉरिटीज़ है, माइनॉरिटी समुदाय की ज़रूरत या इच्छाओं की अवहेलना कर सकता है, यानी उनकी बातों को इग्नोर कर सकता है। इस प्रकार का जो व्यवहार होता है, इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है, इस प्रकार का अगर हमारे को कहीं देखने को मिलता है तो उसको कहते हैं बहुसंख्यवाद यानी मेजोरिटेरियनिज्म। जैसा कि आप पिक्चर में भी देख पा रहे हैं, जहाँ पर संख्या ज़्यादा होती है वहाँ पर सभी के सभी जो चीज़ें हैं वो कायम हो जाती है। जैसे कोई बात है भाई, फैसला लेना है, इस पे बोला गया कि इस फैसले को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा संख्या है कि लेना चाहिए भाई, जबकि उस पर डिसीज़न नहीं लेना चाहिए था। सत्य कुछ और है, लेकिन संख्या पर अपन क्या कर देते हैं, ध्यान आकर्षित कर देते हैं। यही एक लोकतंत्र का एक अवगुण भी है, बहुसंख्यवाद। आपको ये याद भी रखना है कि लोकतंत्र का दोष भी है एक, ठीक है। अपने प्रश्न आता है कि लोकतंत्र के गुण बताइए और लोकतंत्र के दोष बताइए, तब अपने लिए एक प्रश्न यहाँ से तैयार होगा कि मेजोरिटेरियनिज्म यानी बहुसंख्यवाद ये लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी का एक दोष है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। In 1956, an act was passed to recognize Sinhal as the only official language, thus disregarding Tamil. 1956 में एक कानून बनाया गया जिसके तहत तमिल को दरकिनार करके सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। अब क्या हुआ, मनमाने ढंग चला रही है, मतलब अपनी मन मर्जी चला रही है। कौन? सिंहली कम्युनिटी जो है, सिंहली जो समुदाय है वो अपना मनमाना ढंग, मनमानी इच्छाएं चला रही है। उन्होंने सबसे पहला जो काम करा 1956 में एक कानून बनाया जिसके हिसाब से उन्होंने जो पूरे श्रीलंका है उसमें सिंहली को मस्ट कर दिया यानी मातृभाषा घोषित कर दिया। क्या कर दिया इन्होंने? 1956 में एक कानून बनाया गया जिसके तहत तमिल भाषा को दरकिनार करके सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया यानी राजभाषा घोषित कर दिया। ऑफिशियल लैंग्वेज, राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि जो भी कार्य होगा, है ना, जो भी काम गवर्नमेंट काम होगा वो किस में होगा, इसमें होगा, किसके अंदर? सिंहली के अंदर। ये चीज आगे लिख रखा है, द गवर्नमेंट्स फॉलोड प्रिफरेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर्ड सिंहल एप्लीकेंट फॉर यूनिवर्सिटीज पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स। विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता देने की नीति भी चली। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट नौकरी में भी वही लोग दिख रहे थे जो ज़्यादा थे, संख्या में कौन ज़्यादा थे? कौन थे ज़्यादा? सिंहल कम्युनिटी के लोग। और सिंहल कम्युनिटी की ही पार्टी बन गई। तो सिंहल कम्युनिटी की जो पार्टी थी वो अपने ही लोगों को आगे बढ़ाने की क्या कर रही थी? चेष्टा कर रही थी, इच्छा रख रही थी। और इच्छा नहीं, वो तो बस कार्य कर रहे थे क्योंकि अब उनके पास पावर है, ठीक है ना। इस तरीके से वो काम कर रही थी। तो ये पूरा का पूरा बहुसंख्यवादी है ना। जब भी अपने टॉपिक का नाम क्या है? मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। श्रीलंका में बहुसंख्यवाद। और बहुसंख्यवाद कौन सी पार्टी बहुसंख्यवाद कर रही है? सिंहली कम्युनिटी, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। A new constitution stipulated that the state shall protect and foster Buddhism. नए संविधान में यह प्रावधान भी किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी। हमने कल देखा था कि जो सिंहली कम्युनिटी है वो बौद्ध धर्म को ज़्यादा मानती है। किस धर्म को ज़्यादा मानती है? बौद्ध धर्म को ज़्यादा मानती है। तो सिंहली जो पार्टी थी, राजनीति जो शासन में जो पावर में जो पार्टी थी वो क्या कर रही थी? बौद्ध धर्म को ज़्यादा बढ़ावा दे रही थी, यानी उसको ज़्यादा संरक्षण दे रही थी, प्रोटेक्ट कर रही थी, है ना, और उसको फैलाने का काम कर रही थी ताकि सब लोग बौद्ध हो जाए। इस तरीके के काम हमारे को देखने को मिल रहे थे श्रीलंका के अंदर। आगे लिख रखा है, ऑल दिस गवर्नमेंट मेजर्स coming one after the other gradually increased the feeling of alienation among the Sri Lankan Tamils.
एक एक करके आए इन सरकारी फैसलों ने श्रीलंकाई तमिलों की नाराजगी और शासन को लेकर उनमें बेगानापन बढ़ाया। जब ये सारे एक एक करके फैसले आ रहे थे कि सबसे पहले सिंहली को राजभाषा घोषित कर दिया गया, ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया। सेकंड काम ये हुआ कि जितने भी यूनिवर्सिटीज़ थी, विश्वविद्यालय थे, सरकारी नौकरियां थी, गवर्नमेंट जॉब्स थी, उसके अंदर जो सिंहली कम्युनिटी से संबंधित या रिलेटेड जो लोग थे उनको क्या करने लग गए, संरक्षण प्रदान करने लग गए, उनको छूट देने लग गए, और सबसे ज़्यादा वहीं उन्हीं के लिए पोस्ट निकाली जा रही थी। ठीक है। फिर तीसरा कि सिंहलियों को जो धर्म था, बौद्ध धर्म, उसको संरक्षण प्रदान कर रहे थे, प्रोटेक्ट कर रहे थे। तो एक एक करके जब ये नियम आए, कानून आए, तो जो अदर माइनॉरिटी कम्युनिटी थी, जो श्रीलंकन तमिल्स थे, उनके मन में एक बेगानापन सा उत्पन्न हो गया। बेगानापन यानी कि वो फील एलिनेशन, एलिनेशन यानी हमारा तो कोई है ही नहीं, और उनमें विद्रोह की आग उठने लगी कि भाई अब तो हमारे को भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं बनेगा, ऐसे तो फिर धीरे धीरे कर कर हमारी पूरी कम्युनिटी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो इसके लिए उन्होंने क्या करा, दे फेल्ट यानी वही लोग, श्रीलंकन तमिल्स, दे फेल्ट that none of the major political parties led by Buddhist Sinha leaders was sensitive to their language and culture। उन्हें लगा कि बौद्ध धर्मावलंबी सिंहलियों के नेतृत्व वाली सारी राजनीतिक पार्टियां उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर असंवेदनशील हैं, इनसेंसिटिव हैं। मतलब वो उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं और जो सिंहली लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, तमिल लोगों की भाषा, उनके कल्चर से उनको कोई मतलब ही नहीं है। वो सिर्फ अपना प्रोपोगेंडा जो है, अपना जो उद्देश्य है उसको पूरा करने में लगे हुए हैं, और उनका एकमात्र उद्देश्य यह है कि उनके धर्म, उनकी जाति, उनकी नस्ल का क्या हो, विकास हो, डेवलपमेंट हो। ये चीज़ है। They felt that the constitution and government policies denied them equal political rights, discriminated against them in getting jobs and other opportunities, and ignored their interest। मतलब उन्हें लगा, किन्हें लगा, श्रीलंकन तमिल्स को लगा कि संविधान और सरकार की नीतियाँ यानी पॉलिसीज जो भी सरकार लाती है, उन्हें समान राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही है। जो अधिकार सिंहलियों को, श्रीलंकन तमिल्स दोनों को मिलने चाहिए थे, वो अधिकार केवल और केवल किसको मिल पा रहे हैं, यहाँ पर सिंहलियों को मिल पा रहे हैं, श्रीलंकन तमिल्स को नहीं मिल पा रहे। नौकरियों और फायदे के अन्य कामों में उनके साथ भेदभाव हो रहा है और उनके हितों की अनदेखी की जा रही है। As a result, the relations between the Sinhal and Tamil communities strained over time। मतलब परिणाम ये हुआ कि तमिल और सिंहली समुदायों के संबंध बिगड़ते चले गए। बिल्कुल बिगड़ेंगे भाई, बिल्कुल बिगड़ेंगे। जहाँ पर एक सरकार सिर्फ एक ही एक कम्युनिटी को क्या की जा रही है, सपोर्ट करे जा रही है, तो वहाँ पर जो दूसरी कम्युनिटी है वो कब तक चुप बैठी रहेगी, आप बताइए, कब तक चुप बैठी रहेगी। आप देखिए, आपके क्लास के अंदर अगर टीचर किसी एक ही स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा मतलब होशियार समझता है और उसके सामने सभी बच्चों को क्या कर रहा है, नीचा दिखाता है, तो आपको कैसा लगेगा। आप एक बार चुप हो जाएंगे, आप 2 बार चुप हो जाएंगे, आप 100 बार चुप हो जाएंगे, लेकिन 101 बार भी तो आप सोचेंगे अरे वो गलती करता है तब भी सर उसको ऐसे बोलते हैं। और हम अच्छे तरीके से होमवर्क करके लाते हैं, हम अच्छी तरीके से पढ़ाई कर कर जाते हैं, टेस्ट में अच्छे नंबर लाते हैं, फिर भी सर हमारे को डांटते रहते हैं और उसके सामने हमारे को नीचा दिखाते हैं। और अगर कोई भी खेल की बात हो या कोई भी कंपटीशन की बात हो तो सर उसके साथ शेयर करते हैं, हमारे को नहीं बताते। बिल्कुल इसी तरीके का जो व्यवहार होता है वो मेजोरिटेरियनिज्म कहलाता है, बहुसंख्यवाद कहलाता है। यही कार्य अगर विश्व स्तर पर होता है या देश के स्तर पर होता है, कंट्री के लेवल पर होता है, तब हम उसको इस तरीके से देखते हैं कि टीचर की जगह आ जाता है पॉलिटिशियन या पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल,
और स्टूडेंट की जगह आ जाती है एक विशेष प्रकार की कम्युनिटी। ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा। श्रीलंका के केस में अगर देखें तो विशेष प्रकार की जो कम्युनिटी थी वो थी सिंहली कम्युनिटी, सिंहली समुदाय। और दूसरी तरफ जिसका शोषण हो रहा था वो कम्युनिटी कौन थी? तमिल श्रीलंकन, है ना, श्रीलंकाई तमिल हिंदी में, और तमिल श्रीलंकन अपन इंग्लिश में कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। लिख रखा है द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च्ड पार्टीज एंड स्ट्रगल्स फॉर द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स। अब सिंहली पार्टीज ने, सिंहली कम्युनिटी या सिंहली गवर्नमेंट ने एक एक करके जो अधिकार, जो राइट्स तमिल श्रीलंकन से खींचे थे या उनसे दबाव में उनको दबाव करा था, उनका शोषण करा था, तो वो एक एक करके उन्होंने जो श्रीलंकन तमिल से उनकी सारी की सारी जो राइट्स थे उनको नष्ट करने का सोचा। क्या लिखा है वो समझिए कि श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई। अब उन्होंने भी सोचा अब अपन को भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अपनी भी राजनीतिक पार्टियां बनाओ। ठीक है, और तमिल को राजभाषा बनाने, सबसे पहला काम उन्होंने क्या करा था सिंहलियों ने, कि सिंहली भाषा को राजभाषा घोषित करा था। तो उन्होंने बोला कि तमिल को राजभाषा घोषित करो। पार्टी बनाई सबसे पहले, तो क्योंकि सिंहली ने भी सबसे पहले पार्टी बनाई थी, तो तमिलों ने भी सबसे पहले पार्टी बनाई। सबसे पहला जो काम सिंहलियों ने करा था वो करा था सिंहली भाषा को प्रमोट, यानी सिंहली भाषा को राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना। तो वहां पर तमिलों ने भी यही काम करा, बोला, आंदोलन करा, प्रोटेस्ट किया कि भाई हमारी तमिल भाषा को भी राजभाषा बनाया जाए। क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने, क्षेत्रीय स्वायत्तता, क्षेत्रीय यानी एरिया, मतलब जो उनके मतलब नौकरी वोकरी के जो उन्होंने अधिकार छीने थे उसके लिए, यहाँ पर अभी ऑटोनॉमी वर्ड का मीनिंग आपको भी बताता हूँ मैं। हासिल करने तथा शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों की मांग को लेकर संघर्ष किया कि हमारे को भी सारे की सारी शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, इन सब का हमारे को भी अधिकार मिलना चाहिए। अब यहाँ पर शब्द आ रहा है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी शब्द को अपन थोड़ा समझ लेते हैं। ऑटोनॉमी जो शब्द है इसको कहते हैं इंग्लिश में स्वायत्तता, यानी अपनी मर्जी से, है ना, अपनी मर्जी से अपन कुछ काम करते हैं तो उसको स्वायत्तता कहते हैं। ये इसमें जब हस्तक्षेप किया जाता है सरकार का कि नहीं आप ये नहीं कर सकते, आप यहाँ नहीं जा सकते, आप ये जॉब नहीं कर सकते, ये कौन कह रहा है? कोई इंसान नहीं कह रहा है, ये गवर्नमेंट के जो नीति हैं, पॉलिसीज़ हैं वो करती हैं, तब अपनी जो क्षेत्रीय स्वायत्तता है उसके अंदर बाधा उत्पन्न होती है। जैसे श्रीलंकन जो तमिल थे उनकी बाधा उत्पन्न हो रही थी, उनकी राजभाषा उनसे छीन ली गई, तो वो जो उनसे संबंधित जो भी नियम बनाए जाते थे, देश से संबंधित जो नियम बनाए जाते थे वो सिंहली लैंग्वेज में बनाए जाते थे, जो कि तमिलों को समझ में नहीं आती थी। तो क्या हुआ, इससे गैप बनने लग जाता है ना। तो ये होती है क्षेत्रीय स्वायत्तता, यानी अपनी मर्जी ना, अब हम अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकते, ये होता है। आगे बढ़ते हैं। बट देयर डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस पॉपुलेटेड बाय द तमिल्स वॉज रिपीटेडली डिनाइड। लेकिन तमिलों की आबादी वाले इलाके की स्वायत्तता की उनकी मांगों को लगातार नकारा गया। मतलब उन्होंने बोला कि हमारी स्वायत्तता के क्षेत्र को बढ़ाया जाए, हम हमारी इच्छा से और भी बहुत सारे कार्य करना चाहते हैं, हमारे को स्वतंत्र किया जाए, लेकिन ये सारे के सारे वो जिससे आग्रह कर रहे थे, जिस सरकार से आग्रह कर रहे थे, वो इसको इग्नोर कर रहे थे। रिपीटेडली डिनाइड मतलब इग्नोर करना। By 1980s, several political organizations were formed demanding an independent Tamil Ilam यानी state in northern and eastern parts of Sri Lanka। फिर क्या हुआ कि 1980 के दशक तक उत्तर पूर्वी श्रीलंका यानी नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स में स्वतंत्र तमिल इलम यानी सरकार बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बने कि भाई हमारी भी एक सरकार बननी चाहिए, एक स्वतंत्र सरकार बननी चाहिए, जहाँ पर हमारे जो लोग हैं हमसे क्या कर सकें,
जुड़ सके और हम उनके हितों की वृद्धि कर सके, उनकी जो मांगे उनको पूरा कर सके। इस तरीके से वहाँ पर कार्य चलने लगा। फिर आगे देखें तो लिख रखा है द डिस्टर्ब्ड बिटवीन द टू कम्युनिटीज टर्न्ड इनटू वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट मतलब होता है संघर्ष। श्रीलंका में दो समुदायों के बीच पारस्परिक अविश्वास ने बड़े टकराव का रूप ले लिया। बड़े टकराव का रूप ले लिया। अब उनके अंदर खूब सारी लड़ाई भी होने लग गई थी। यह टकराव गृह युद्ध में परिणत हुआ। ये जो टकराव था किसमें परिणत हो गया? गृह युद्ध में। अब यहाँ पर जो सिविल वॉर है इसका मतलब क्या है? इंपॉर्टेंट वर्ड है, पूछा जा सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिविल वॉर। गृह युद्ध से क्या तात्पर्य है? तो इसकी थोड़ी सी अपन डेफिनेशन देख लेते हैं। यहाँ है सिविल वॉर और यहाँ पर है गृह युद्ध। सिविल वॉर को हिंदी में गृह युद्ध कहते हैं। ठीक है, चलिए। अ वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अपोजिंग ग्रुप्स विद इन अ कंट्री दैट बिकम्स सो इंटेंस दैट इट अपीयर्स लाइक अ वॉर। मतलब किसी मुल्क में या किसी देश में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले ले कि वह युद्ध सा लगे। किससा लगे? युद्ध सा लगे, तो उसे गृह युद्ध कहते हैं। कोई मुल्क है, मुल्क देश है, देश के अंदर बहुत सारी पार्टीज होती हैं। अब वो उनमें लड़ाई तो होती है। लड़ाई का मतलब यहाँ पर है बहस तो होती है, लेकिन बहस आर्ग्यूमेंट हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है धीरे धीरे वो हिंसक हो गया, मतलब एक दूसरे पे लड़ाई हो गई। तो जब ये हिंसक रूप ले लेती है ना, ये किसमें वायलेंट में बदल जाता है, तो वहाँ पर गृह युद्ध की स्थिति बताई जाती है कि वहाँ पर गृह युद्ध हो रहा है। ठीक है, आगे लिख रखा है एज अ रिजल्ट thousands of people of both the communities have been killed। परिणाम स्वरूप दोनों पक्ष के हजारों लोग मारे जा चुके। Many families were forced to leave the country as refugees and many more lost their livelihoods। अनेक परिवार अपने मुल्क से भागकर शरणार्थी बन गए, यानी कहीं और चले गए। इससे भी कई गुना ज़्यादा लोगों की रोजी रोटी चौपट हो गई। लाइवलीहुड मतलब रोजी रोटी। You have read chapter 1 of economics textbook class 10th about Sri Lanka's excellent record of economic development, education and health। आपने पढ़ा है 10वीं कक्षा के अर्थशास्त्र की पाठ्य पुस्तक के पहले अध्याय में कि हमारे क्षेत्र के देशों आर्थिक विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में श्रीलंका का रिकॉर्ड सबसे अच्छा है। श्रीलंका का रिकॉर्ड सबसे अच्छा है, पर वहाँ के गृह युद्ध से मुल्क के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में काफ़ी परेशानियां पैदा हुई हैं। क्या हुआ कि गृह युद्ध से पहले सारी चीज़ें बहुत सही चल रही थी। और यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 इकोनॉमिक्स का जो बुक है उसके चैप्टर नंबर 1 में बोल रखा है कि वहाँ पर हमने पढ़ भी रखा है कि श्रीलंका का जो लेवल था इन सारी चीज़ों में कितना अच्छा था, लेकिन गृह युद्ध के बाद इनका जो लेवल था बहुत डाउन हो गया। ठीक है, इट एंडेड इन 2009 और 2009 में इस गृह युद्ध का अंत हुआ। कब गृह युद्ध का अंत हुआ? 2009 में, आपको याद रखना है। तो ये चीज़ आपको समझनी है। यहाँ पर टॉपिक कंप्लीट हुआ है। श्रीलंका में बहुसंख्यवाद अपने समझा कि किस तरीके से पूरे श्रीलंका के अंदर सिंहली जो कम्युनिटी थी अपना दबदबा बना के रख रखी थी। उसने ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दी, राजभाषा घोषित कर दी, सभी प्रकार के जो ऑटोनॉमी, रीजनल ऑटोनॉमी, क्षेत्रीय स्वायत्तता थी वो ख़त्म कर दी तमिल श्रीलंकन्स की, और कई प्रकार के ऐसे काम करे जिससे कि जो माइनॉरिटीज़ थी, जो अल्पसंख्यक लोग थे, उनको तकलीफ पहुँचे, उनका शोषण हो। तो ये अपना टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसके अंदर हमारे को समझने को मिला कि श्रीलंका ने क्या फैसला लिया, है ना। हमने सेकेंड लेक्चर के अंदर बेल्जियम और श्रीलंका को समझा था कि बेल्जियम में स्थिति ये है और श्रीलंका में स्थिति ये है। ठीक है, अब यहाँ पर बेल्जियम के अंदर जो डची थे वो क्या कर सकते थे, अपना रूल कर सकते थे, जैसे सिंहलों ने करा वैसे कर सकते थे, है ना।
और श्रीलंका के विषय में भी अपन ने सोचा था, तो श्रीलंका ने तो वैसा कर दिया। श्रीलंका में तो ऐसा ही हो गया कि जो मेजॉरिटी थी उसने क्या करा, माइनॉरिटी को तबाह कर दिया पूरी तरीके से। लेकिन अब बेल्जियम क्या करता है, बेल्जियम ने भी क्या यही करा या उसने कोई दूसरा तरीका अपनाया? और अगर कोई दूसरा तरीका अपनाया भी है तो वो तरीका कौन सा है, इसको जानेंगे अपन अगले लेक्चर के अंदर। श्रीलंका ने तो किस नीति को अपनाया, किस पॉलिसी को अपनाया? श्रीलंका में क्या हुआ कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी थी उसने किसका सहारा लिया? मेजोरिटेरियनिज्म का, बहुसंख्यवाद का। लेकिन बेल्जियम ने किसका सहारा लिया? बेल्जियम ने क्या करा अपनी माइनॉरिटीज के साथ? मेजोरिटी ने माइनॉरिटी के साथ क्या किया, क्या नहीं किया, वो अपन समझेंगे अगले लेक्चर के अंदर। तो आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमो नमः।